हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं तो कई बार कठिनाइयां सामने खड़ी हो जाती हैं। तो आज मैं बातचीत करूँगा मानक हिंदी व्याकरण की संरचना पर, क्योंकि हर भाषा का एक मानक रूप होता है। एक तो बोलचाल का रूप होता है जिसमें व्याकरण को या उसके मानक रूप को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बस अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर दिया जाता है और सामने वाला उस चीज़ को समझ जाता है। लेकिन जब हम व्याकरण को ध्यान में रखते हुए कोई बात कहते हैं तो वो एक मान्यता प्राप्त मानक रूप को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो मानक हिंदी है उसके अंतर्गत जो व्याकरणिक संरचनाएँ हैं वो क्या हैं और परीक्षाओं में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। खास तौर से यह टॉपिक यूजीसी, एनटीए नेट, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन, जीआईसी, जितने भी प्रवक्ता संबंधी एग्जाम्स होते हैं उनके लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, और इंटरव्यू में कई बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य हर लेक्चर का यही रहता है कि आप चीज़ों को याद तो करिए लेकिन उसके पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार चीज़ समझ में आ जाती है तो वो लंबे समय तक रहती है, चाहे आप लिखित परीक्षा में उसका यूज कर लें चाहे इंटरव्यू के समय यूज कर लें। तो हम देखते हैं कि मानक हिंदी का व्याकरण क्या है, उसकी संरचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले हम टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं, मानक हिंदी की व्याकरण संरचनाएं या फिर संरचना। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। अब देखेंगे इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, मानक और व्याकरण। मानक को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा नियम जो कि भाषाविदों द्वारा उसको मान्यता मिली हुई हो, उसको मानक कहा जाता है। वो सभी में स्वीकृत हो। हर भाषा की अलग अलग मानक पद्धतियाँ हैं। आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो इसमें व्याकरण के अनुसार सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो इसमें धातु रूप, शब्द रूप, काल, लकार, इन सब का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हिंदी आप पढ़ेंगे तो उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है मैं उस पर बातचीत करूँगा। व्याकरण को कहा जाता है भाषा में, भाषा को व्यवस्थित करने का जो आधार होता है वो व्याकरण होता है, कि भाषा को कैसे हम व्यवस्थित करें, उस नियम को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मानक क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। वैसे हम भाषा का प्रयोग आम बोलचाल में बहुत ही ईजिली करते हैं। कहाँ पर स्त्रीलिंग है, कहाँ पर पुल्लिंग है, संज्ञा, सर्वनाम, इस सब का ज़्यादा उतना कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब हम उसको लिखित रूप में लिखते हैं तब फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो इसी पर हम आज फोकस करेंगे कि जो मानक हिंदी है उसकी संरचनाओं में क्या क्या शामिल है। मुख्य रूप से देखा जाए तो मानक हिंदी को समझने से पहले दो चीज़ें और समझनी जरूरी है, शब्द और पद। शब्द और पद, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, और जब शब्द किसी व्याकरण के अनुसार प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाने लगता है। यही शब्द, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन वही शब्द कब पद हो जाता है जब वो व्याकरण में प्रयुक्त होता है, व्याकरण के अनुसार चलता है, तो वो क्या हो जाता है, पद हो जाता है। ठीक, अब पद के भी दो रूप होते हैं, विकारी और अविकारी। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि विकारी शब्द, जब हिंदी शब्द रचना पर बातचीत कर रहा था तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, मतलब ऐसे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनमें बदलाव हो जाता है तो वो विकारी कहलाते हैं, और जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनमें कोई असर नहीं होता है वो अविकारी कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर मानक हिंदी को कई संरचनाओं में बांटा गया है, जिसको आप नोट कर सकते हैं और या फिर देख सकते हैं। पहला है पद संरचना, पद संरचना। दूसरा है वाक्य संरचना। तीसरा है कारक संरचना, और चौथा है विकारोत्पादक तत्व। ठीक, तो ये चार रूप उभर कर आते हैं मानक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत।
पद संरचना, वाक्य संरचना, कारक संरचना और विकारोत्पादक तत्व। ठीक है, अब पद संरचना में क्या आता है? संज्ञा, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और याद करते रहे हैं। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये मुख्य रूप से हैं। ठीक, ये पद संरचना के अंतर्गत आते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पद संरचना के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिए। वाक्य संरचना के अंतर्गत आते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो डिटेल से और बताएंगे, लेकिन समझने के लिए मिश्रित वाक्य, उपवाक्य। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान जो है ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और विकार उत्पादक तत्व, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो मुख्य रूप से आज मेरी जो बातचीत करने का इरादा है वो है संज्ञा पर। इसके कुल 5 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, क्रिया के 2 भेद हैं और विशेषण के 4। कई बार इनसे भी सवाल आते हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो हम डिटेल से बात करेंगे अब संज्ञा पर कि संज्ञा क्या है। क्योंकि जब हम बचपन के दिनों में पढ़ा करते थे तो याद कर लेते थे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कई बार टीचर्स क्लास में आते थे तो संज्ञा की परिभाषा पूछते थे, तो कई बार क्लास सन्नाटे में आ जाता था। कई बार कुछ बच्चे उत्सुक रहते थे बताने के लिए, कई बच्चे अपने मन में ही परिभाषा को लिए रहते थे, नहीं बोलते थे कुछ। ठीक है, तो वो तो अपना अलग समय था, लेकिन आज परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखने की कोशिश करेंगे कि संज्ञा क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, उन भेदों के अंतर्गत क्या कैसे उनको पकड़ा जाए। क्योंकि DSSB के जो 20 प्रश्न आते हैं, खासतौर से जो सेक्शन A के अंतर्गत हिंदी भाषा परीक्षण के अंतर्गत, उसमें ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में हम लोग इसको पूरा रटे हुए हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। स्थान के नाम को, ठीक, ये संज्ञा है। जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया कि हम रोज प्रयोग करते रहते हैं। किसी का हम नाम लेते हैं, जैसे मैंने लिया राम। किसी वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे मैंने बोला कलम। स्थान का नाम लेते हैं, जैसे मैंने बोला दिल्ली, या फिर गाजीपुर बोल सकते हैं। ठीक, या फिर भाव, विचार भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाव का मतलब जैसे कोई बोले कि विनम्र, और विचार, ठीक है, सद्विचार, ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब है संज्ञा के अंतर्गत। तो आपने देखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में क्या क्या आ रहे हैं, उनको उदाहरण के माध्यम से मैंने बतलाया। अब हम इनके भेद पर बातचीत करेंगे कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और वहाँ पर भी पकड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। संज्ञा के भेद कई बार तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कुल कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं इसके। ठीक है, और कई किताबों में आप इसको देखेंगे कि 3 भेद किया गया है। तो मूल रूप से आप यही ध्यान में रखिए कि इसके 5 भेद किए गए हैं। पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके शब्द में ही छिपा हुआ है कि व्यक्ति को संबोधित करने वाला जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो इसमें क्या आता है? खासतौर से किसी खास व्यक्ति, स्थान के अंतर्गत जो पद आता है वो संज्ञा कहलाता है। अब इसमें व्यक्ति देखें, जिसे मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन, और आप लोग अपना पूरा नाम जिनका जिनका नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और स्थान में जो जहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग जहाँ पर हैं, वो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ वाराणसी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, जो स्थान का नाम है। इसी तरह से सारे लोग अपने अपने जन्मभूमि, कर्मभूमि का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सवाल आए कि व्यक्ति निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, या फिर उस शब्द का नाम दे दे और पूछे कि इसमें से यह कौन सा
संज्ञा है। जैसे एक बार सवाल आया हुआ था कि जिस शहर में आप रहते हैं वो कौन सा पद कहलाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो उसमें संज्ञा इसका आंसर होगा, लेकिन उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसमें जो जाति शब्द लगा हुआ है ये किसी कास्ट के तरफ संकेत नहीं कर रहा है, बल्कि विशेष वर्ग की तरफ, कोई विशेष वर्ग है, ठीक है, उसकी तरफ संकेत करता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा मनुष्य जाति, जैसे जो कोरोना है ये मनुष्य जाति के लिए घातक है। दूसरा जो है पशु जाति है, इसमें अलग अलग प्रकार के पशु हैं, लेकिन ये उनका क्या है, वर्ग है। इसी तरह से हमने लिखा पक्षी, अब पक्षियों की भी जाति है, उनका एक वर्ग है। अलग अलग तरीके के पक्षी हैं, लेकिन वो एक जाति के तरफ संकेत करते हैं। तो ऐसी संज्ञा क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एक बार कि आजकल जयचंदों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो जयचंद किस लिए जाना जाता था। जैसे कोई बोल दे हर एक गांव में नारद हैं, हर एक गांव में जयचंद हैं, विभीषण हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यूपी पीजीटी में सवाल पूछा गया था कि आजकल जयचंदों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो इसका आंसर है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी तरह से एक उदाहरण और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। तो जो बड़े शब्द है, इसमें जो बड़ा शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो इसके भी शब्द में छिपा हुआ है कि ऐसी संज्ञा जो कि एक विशेष समुदाय की तरफ संकेत करे या समूह की तरफ संकेत करे। जैसे उदाहरण के लिए सेना, पुलिस। सेना जब हम कहेंगे तो ये बॉर्डर पर लड़ने वाले फौज का हमारे दिमाग में तुरंत प्रतिबिंब बनेगा, और जब पुलिस कहेंगे तो जो फील्ड वर्क में हैं आपके आसपास जो दिखाई देते हैं वो भी सेना ही है, लेकिन वो पुलिस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा शिक्षक, तो ये क्या है, समूह। विद्यार्थी, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो कि तरल पदार्थों की ओर संकेत करे, तरल पदार्थों की तरफ, जिसमें आ गया दूध, पानी, ठीक है, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दूध कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक। कई बार आप बहुत ही आसानी से इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन परीक्षा में भी कई बार प्रश्न घुमा कर आते हैं। जैसे लिख दिया द्वार द्वार भटकना, तो इसमें द्वार द्वार क्या है, स्थान का नाम है। एक द्वार से दूसरे द्वार जाना, मतलब जो द्वार शब्द है वो संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से पांचवा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जब मैं रस पढ़ा रहा था तो उसमें कुल 8 रसों की मैंने चर्चा की थी, और कुल 49 भावों की बात कही गई थी, जिसमें कि 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव, ठीक है। तो उन भावों में से कोई भी भाव अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने लिखा विनम्र, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखने के बाद आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे किसी से बातचीत करने के बाद आपको उसके अंदर विनम्रता दिखाई दे रही है तो वो विनम्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। डीएसएसबी में इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, खासतौर से भाववाचक संज्ञा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कोई किसी स्थान को आपने देखा सुंदर है, आपको सौंदर्य उसमें दिखाई दे रहा है, जिसे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वो देखने में सुंदर लगते हैं, तो आपके अंदर क्या है, उत्पन्न हो रहा है भाववाचक संज्ञा। वो जो सौंदर्य का प्रतीक हो विशेषण के रूप में नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो स्विट्जरलैंड है, तो उसको भाववाचक संज्ञा दी गई है। स्विट्जरलैंड है या फिर स्वर्ग का जो रूप दिया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने
व्याकरण संरचना के अंतर्गत पहला जो पद संरचना है उसमें संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से भेद हैं और उन भेदों को हम कैसे समझें कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है या फिर भाववाचक संज्ञा क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे अंदर सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आ जाता है, जैसे आप देखेंगे भारत शब्द जो है, भारत ये भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसी से जुड़ जाएगा भारतीयता, भारतीयता, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भारतीयता, ठीक। इसी तरीके से राष्ट्र है तो राष्ट्रीयता, ठीक। सुंदर से सौंदर्य, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं और उनको कैसे हम देख सकते हैं। आज मैं सर्वनाम पर बातचीत करूंगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और कौन कौन से उदाहरण हैं और परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखा जाए जो सर्वनाम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है सर्व और दूसरा है नाम, मतलब सबके नाम के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। लेकिन परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, पिछली कक्षा में मैंने संज्ञा की परिभाषा बताया था कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। लेकिन सर्वनाम में क्या है कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। मतलब कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होगा। अब सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि संज्ञा में मैंने बताया कि किसी का नाम आ जाएगा जैसे राम, स्थान का नाम आ जाएगा, दिल्ली का मैंने उदाहरण दिया था, या फिर वस्तु का नाम आ जाएगा कलम। लेकिन जब सर्वनाम का प्रयोग होगा तो वहाँ पर होगा मैं, वह, तुम, वे, वहाँ, ठीक है, वहीं, उस आदि शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा को देखा जाए तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, सर्वनाम कहते हैं। और मैंने बतला दिया कि सर्वनाम कौन कौन से हैं, मैं, वह, तुम, वे, वहाँ, नहीं, वहीं, उस इत्यादि। अब हम देखते हैं कि इसके कुल कितने भेद हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। परीक्षा में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 ऐसे दे देगा और आपको सही आंसर देना होगा। तो भेदों की बात करें तो कुल 6 भेद हैं। पहला जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब कि पुरुष को अभिव्यक्त करने वाला, बताने वाला जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक कहलाता है। अब ये पुरुष क्या है, हिंदी में कुल 3 तरह के पुरुषों की बात की गई है। उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक। उत्तम पुरुष में जैसे आएगा मैं। जब आप अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की जाती है, उसी तरह से हिंदी में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें मैं, इसमें आता है तुम, अन्य पुरुष में वह, वे इत्यादि आते हैं, ठीक। इस तरीके से ये
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के अंतर्गत इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। खास तौर से आप देखेंगे दैनिक जीवन में ज़्यादातर प्रयोग मैं शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है। मैं यहाँ गया था, मैंने ये खाया, मैंने ये काम किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस तरीके से मैं का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तुम का भी प्रयोग होता है और वह, जैसा कि शुरुआत में सर्वनाम की परिभाषा बतलाते हुए मैंने बताया था कि ये सभी के लिए प्रयुक्त होता है, सभी नामों के लिए। जो संज्ञा में राम, श्याम, मोहन और जितने तरीके के नाम होते हैं उनका प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब सर्वनाम होता है तो वह में सब आ जाएंगे, राम भी आ जाएगा, श्याम भी आ जाएगा। जैसे वह जा रहा है, मतलब कि राम जा रहा है, तो राम के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो गया? वह ही सर्वनाम है। ठीक है, तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तम पुरुष में जैसे आ जाएगा लेखक या वक्ता। सवाल पूछ देता है कि लेखक या वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आएंगे, तो होगा उत्तम पुरुष के। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, ये दोनों आते हैं। परीक्षा में इस तरीके से सवाल पूछ दिया जाता है कि लेखक किस पुरुष के अंतर्गत आएगा, तो उत्तर होगा उत्तम पुरुष, या वक्ता बोलने वाला, या फिर पाठक किस पुरुष के अंतर्गत आएगा, कौन सा सर्वनाम है इसमें, तो आप बताएंगे कि मध्यम पुरुष है और पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन दोनों के अलावा जो चीज़ आती है वो सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि लेखक या पाठक ये किन सर्वनामों के अंतर्गत आते हैं, किन पुरुषों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपने पुरुषवाचक सर्वनाम भी समझा और उसके अंदर जितने भी तरीके के पुरुष आते हैं उन 3 प्रकार के पुरुषों के बारे में आपने देखा। ठीक, तो अब पुरुषवाचक आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक दूसरा जो है वह है निजवाचक। निज माने होता है अपना, इसी से शब्द बना हुआ है निजी शब्द, मतलब अपने निजी वाहन से बारात यहाँ प्रस्थान करेगी। कई बार आपने देखा होगा कार्ड इत्यादि में निमंत्रण कार्ड आता है तो उसमें लिखा रहता है, या फिर कोई बोलता है कि मैं अपने निजी गाड़ी से आया हूँ, तो निजवाचक सर्वनाम मतलब ये ऐसा सर्वनाम जिसमें आप अपना, अपने लिए, अपने से इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। और इसका संबंध संज्ञा से इस तरीके से दिखाया जाता है, खासतौर से जो तीनों पुरुषों के बारे में मैंने चर्चा किया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में जो संबंध है उसमें अपनेपन का जब आभास होता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह अपना घर है, यह अपना घर है। ठीक, तो इसमें जो अपना शब्द आया है ये निजवाचक सर्वनाम है और जो घर है ये क्या है? संज्ञा है। तो इन दोनों का जो आपसी संबंध हो रहा है यही है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये अपना घर है। मैंने यह काम अपने आप किया। कई बार बोलते हैं लोग अपने आप किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दोनों शब्द आए हुए हैं ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से परीक्षाओं में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि इसमें अपना शब्द क्या है या फिर अपने आप शब्द क्या है, तो वो सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला सर्वनाम है जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब देखते हैं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसा सर्वनाम जिसका निश्चय हो कुछ। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? जैसे प्रयोग किया जाता है यही या वही, या कई बार यहीं या फिर वहीं। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इन्हीं से पता चलता है कि जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक है। जैसे कोई पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो अगर वो बोलता है कि वहीं जा रहा हूँ, मतलब कि आप ऑलरेडी, आपको पता है, आप भी निश्चित हैं कि वो वाराणसी जाने की बात कर रहा है। ठीक है, कई बार आप दुकान इत्यादि पर जाते होंगे तो अगर दुकानदार से आप पहले ही कोई चीज़ पूछे होंगे कि आपके पास है कि नहीं,
अगर दोबारा जाते हैं आप पूछने के लिए कि फलां चीज़ आया, तो बोलेगा क्या, तो आप बोलेंगे वही, तो समझ जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ संज्ञा का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इन शब्दों के माध्यम से ही आप पता कर लेंगे चीज़ को। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसी का दूसरा भाई जो है वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब कि ऐसा सर्वनाम जिसमें कोई क्लियरिटी ना हो, अनिश्चित हो, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं बोलूँ कुछ या कोई या थोड़ी, ये सब अनिश्चित है। क्यों? जैसे कई बार आप बोलते हैं कि कुछ खाने का मन कर रहा है, ये क्लियर नहीं है कि आपको क्या खाने का मन कर रहा है। कुछ मतलब अनिश्चित है, कुछ भी मिल जाएगा आप खा लेंगे। थोड़ी आराम करना चाहते हैं, थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा जो शब्द है वो क्लियर नहीं है। आप 5 मिनट भी सो सकते हैं, 10 मिनट भी सो सकते हैं, 1 घंटे भी सो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई, जैसे कई बार आप बोलते हैं कि कोई आया है, क्योंकि आप निश्चित नहीं है कि आपका वो रिलेटिव है, आपके परिचित है कोई, आप किसी भी अजनबी को देखते हैं तो बोलते हैं कि कोई आया है, तो ये क्या है? अनिश्चित सर्वनाम की तरफ संकेत कर रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। पांचवा हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब ऐसा सर्वनाम जिससे कि प्रश्न का संबोधन किया जाए, प्रश्न से कोई चीज़ को पुकारा जाए या फिर संबोधित किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि राम कहाँ गया है, राम कहाँ गया। ठीक, तो ये कहाँ शब्द जो है ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, वह किस ट्रेन से आएगा, तो यहाँ पर किस जो है वो भी प्रश्नवाचक है। अगर ट्रेन का नाम पता रहेगा कि फला एक्सप्रेस है तो संज्ञा में हो जाएगा, लेकिन जो किस है ये यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब हम छठा देखते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें 2 वाक्य जुड़े रहते हैं। इसकी खास विशेषता ये होती है कि इसमें 2 वाक्य जुड़े रहते हैं और उन्हीं वाक्यों को मिलकर संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। इसको मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य मतलब 2 वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं, एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है। जैसे जो पढ़ेगा वही सफल होगा। उदाहरण के लिए, जो पढ़ेगा वही सफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक ये वाक्य है और दूसरा वाक्य ये है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पढ़ेगा वही सफल होगा। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कई बार आपने सुना होगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आप देख रहे हैं कि 2 वाक्य हैं यहाँ पर, जैसा वैसा ये सब, या फिर जो शब्द आया ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा कि जब संज्ञा के स्थान पर दूसरा कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम में मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बतलाया कि 3 तरीके के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, और उनके अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में चर्चा किया। फिर निजवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और आखिरी था 2 और थे, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये 6 तरीके के सर्वनाम होते हैं और उनके लक्षणों को भी मैंने बतलाया। और अगर एग्जाम में आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे 100% सही कर आएंगे। थोड़ा सा ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि निश्चयवाचक में जो एकदम निश्चित हो, 1, 2, 3 संख्या एकदम निश्चित हो, और अनिश्चयवाचक में खासतौर से कुछ, थोड़ी, ठीक है, कोई, जिसमें क्लियरिटी ना हो कोई। खासतौर से तरल पदार्थों के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है कि थोड़ा सा पानी दे दो, ठीक है, कुछ सामान लाना है। तो इस तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और बाकी
जो सर्वनाम है उनके शब्दों में उनका पूरा अर्थ छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आज मैं क्रिया पर बातचीत करूंगा कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके कुल कितने भेद हैं। उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि परीक्षाओं में क्रिया से संबंधित किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि आज का लेक्चर कैसा लगा आपको। तो हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। जब हम क्रिया की बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे अंग्रेजी में तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन जब हम हिंदी में क्रिया को देखते हैं तो इसकी परिभाषा होती है जब किसी शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए तो वह क्रिया कहलाता है। जब किसी शब्द से किसी काम का या कार्य का होना या करना समझा जाए तो वो क्रिया कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। जब किसी शब्द से किसी काम का या कार्य का होना या करना समझा जाए वो क्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे पढ़ना, खाना, सोना, जाना, ये सब क्रिया को बतलाने वाले शब्द हैं। इसको समझने के लिए बिहारी का एक दोहा है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। ये क्रिया को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। यूपी पीसीएस के थ्रू एलटी ग्रेड का जब एग्ज़ाम 2018 में हुआ था तो इसमें ये दोहा पूछा गया था। तो इसको भी देख लेते हैं। पूछा गया था इसमें कुल कितने पद हैं क्रिया को बताने वाले। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हूँ नैनन सो बात। ये बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसमें क्रियापद को हम जब समझ रहे हैं उसके अंतर्गत इस दोहा का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो कितने पद आ रहे हैं ये परीक्षा में पूछा गया था, तो कुल इसमें 8 पद आ रहे हैं। हम देखते हैं, कहत नटत रीझत खीझत ये सब क्रिया है। मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हूँ नैनन सो बात, आँखों से बात करना भी एक क्रिया है। तो कुल इसमें 8 क्रियापदों की बात कही गई है इस दोहे में और अलग अलग भाव भंगिमा को भी दर्शाया गया है। तो उम्मीद है कि क्रिया की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए तो वो क्रिया कहलाता है। और उदाहरण के माध्यम से मैंने कुछ शब्दों को बतलाया और फिर एक दोहे के माध्यम से भी समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रिया के कुल कितने भेद हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्रिया के कुल कितने भेद हैं। मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक अकर्मक। लेकिन हम थोड़ा सा इसको एक अलग ढंग से देखने की कोशिश करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। भेद लिख लीजिए, इसके 2 भेद हैं। वैसे भी 2 भेद हैं लेकिन थोड़ा सा इसके हम अंदर चलकर बात करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना का मतलब है यहाँ पर रूप के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया है वो 3 तरीके की क्रिया है, प्रेरणार्थक, यौगिक और नाम धातु। ठीक, और रचना के आधार पर सकर्मक अकर्मक, सकर्मक अकर्मक। इसको देख लीजिए कैसे लिखा गया है। इन शब्दों को कई बार इंटरव्यू इत्यादि में लिखने के लिए भी बोल दिया जाता है।
तो हमने देखा कि क्रिया के दो भेद हैं। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखें, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर इसको 3 भेदों में बांटा गया है और रचना के आधार पर 2 प्रकार इसके हैं। अब प्रणार्थक क्या है, यौगिक क्या है और नाम धातु क्या है। प्रणार्थक क्रिया में जब कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वो प्रणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, कर्ता स्वयं न करके अन्य को प्रेरित करता है, अन्य को प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए जैसे शब्द आया काटना, तो कटवाना, लिखना तो लिखवाना, लिखवाना और कटवाना ये दोनों क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने लिखा कि राम पुस्तक लिखवाता है, यहाँ पर लिखवाना जो शब्द है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरीके से और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा काटना, तो जब काटना शब्द है ये कर्ता की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन जब कटवाना होगा तो कर्ता दूसरे अन्य को प्रेरित कर रहा है कोई काम करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ पर अंत में वाना शब्द लगा रहता है वो प्रेरणार्थक क्रिया की तरफ संकेत करता है। दूसरा है यौगिक, इसमें 2 क्रियाएं शामिल होती हैं, 2 क्रियाएं, जैसे हंसना, हंसाना, ठीक, काटना, कटवाना, ठीक, लिखना, लिखवाना। यौगिक क्रिया के अंतर्गत जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ और जो लोग इस लेक्चर को लिख रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी इसको लिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, लिखना और लिखवाना। कई बार आपने क्लासरूम में देखा होगा, कई टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और सामने से उसको विद्यार्थी भी नोट करते हैं, तो ये यौगिक क्रिया के अंतर्गत में आ जाएगा। नाम धातु, नाम धातु जिसमें संज्ञा प्लस विशेषण, संज्ञा और विशेषण दोनों से मिलकर जब क्रिया बनती है तो उसे नाम धातु कहा जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको उदाहरण के माध्यम से हम देखने की कोशिश करें तो जैसे संज्ञा शब्द है, ठीक है, हाथ, हाथ से क्या बना, हथियाना, ठीक। दूसरा शब्द है बात, बात से क्या बन गया, बतियाना, ठीक, ये संज्ञा से बन गया। अगर यही विशेषण से देखें, विशेषण से जो शब्द बना है, जैसे गरम, गरम है तो इसको गरमाना शब्द बन गया। इसी तरीके से चिकना, चिकना शब्द है जो कि विशेषण है, तो इसे चिकनाना ये शब्द बन गया। तो प्रेरणार्थक आपको समझ में आ गया होगा, यौगिक समझ में आ गया होगा और नाम धातु समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब क्रियाओं का निर्माण होता है। खासतौर से ध्यान में रखिए कि नाम धातु के अंतर्गत संज्ञा और विशेषण दोनों का जिक्र होता है, दोनों से क्रिया का निर्माण होता है। परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि संज्ञा और विशेषण से किस क्रिया का निर्माण होता है, तो उसका आंसर होगा नाम धातु से, ठीक है। तो उम्मीद है कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रियाओं के प्रकार थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर जो क्रिया है उस पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं सकर्मक अकर्मक पर, ठीक। क्योंकि मुख्य रूप से जो सकर्मक और अकर्मक हैं वही ज़्यादातर हमें पढ़ाया जाता है और बाकी को गौण रखा जाता है, लेकिन इस लेक्चर में हमने पूरे कंप्लीट देखने की कोशिश की। तो सकर्मक क्या है, इसमें इसके अर्थ में ही जुड़ा हुआ है कि जब कोई कर्ता कोई काम करता है तो उसमें कर्म और कर्ता दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक है। कर्ता का प्लस कर्म दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, राम पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। अच्छा, कर्म कैसे पता किया जाएगा, तो क्या शब्द से अगर हम कोई चीज़ पूछेंगे कि क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, ठीक। अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है।
तो उसी चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ ये सकर्मक क्रिया है, कर्ता राम है, पत्र जो है वो कर्म है और लिखना जो है ये क्रिया है। आप देख रहे हैं इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का समावेश है। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता द्वारा कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से श्याम, ठीक है, श्याम आम खाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गया। तो आम खाना भी एक सकर्मक क्रिया है। तो उम्मीद है कि सकर्मक आपको समझ में आ गया होगा कि जब कर्ता कोई काम करता है तो उसमें कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो वो सकर्मक होता है। इसके शब्द में भी छिपा हुआ है कि ऐसा काम जो जिसमें कि कर्म की प्रधानता हो। अकर्मक क्या है? जिसमें कर्ता द्वारा कोई काम किया जाता है लेकिन उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही होता है, कर्म पर नहीं होता है। इसमें कर्ता ही प्रधान होता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं, कुछ क्रियाओं को पहले बता देता हूं। जैसे सोना क्रिया है, सोना मतलब स्लीप, या फिर रोना। ठीक है, सोना, रोना, दौड़ना। ठीक, इसी तरीके से आना जाना, आना जाना, ये सब अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा राम सोता है, तो ये अकर्मक है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, इन क्रियाओं से जोड़कर जो वाक्य बनाए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है, किसमें अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में। ठीक है, तो सोना, तो देख रहे हैं कि इसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। अगर आप इसको क्या शब्द से पूछेंगे तो कर्म का नहीं पता चलेगा। इसमें क्या सोता है तो नहीं पता चलेगा, क्या दौड़ता है नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्या रोता है तो इसका भी पता नहीं चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ रही है। तो इन शब्दों से जुड़े हुए जितने भी वाक्य आपको मिलेंगे और क्रियाओं का प्रयोग इसमें किया गया रहेगा वो सब अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। तो इस टॉपिक्स में हमने क्रिया को समझने की पूरी कोशिश की कि उसकी परिभाषा क्या है और उसके कुल कितने भेद हैं। खासतौर से 2 भेद हैं। ठीक है, सवाल इन्हीं दोनों भेदों को ध्यान में रखकर ही पूछा जाता है परीक्षा में, सकर्मक अकर्मक को। लेकिन उसके पहले मैंने जो प्रेरणार्थक और यौगिक नाम धातु के बारे में बताया, उनसे भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो डीपली क्रिया से संबंधित ये पूरा लेक्चर था। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में मैं विशेषण पर बातचीत करूंगा कि विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और विशेषण से संबंधित किस तरीके से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह लेक्चर उन प्रतियोगी छात्रों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जिन्हें आरओ एआरओ का एग्जाम देना होगा, क्योंकि खासतौर से विशेषण को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रवक्ता संबंधी जितने भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और वनडे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक काफ़ी महत्व रखता है। तो हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं कि विशेषण क्या है, उसके कितने भेद हैं और उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि जितने भी संज्ञा सर्वनाम लेक्चर्स को आपने देखा होगा उस पर ज़रूर कमेंट्स कर बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है। तो अंत तक लगातार बने रहिए और हम समझने की कोशिश करते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण की जब बात करते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो विशेषण है। और हमने अपने बचपन के दिनों में याद किया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, संज्ञा है और सर्वनाम है, जिसको कि मैं पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को संज्ञा कहा जाता है, और जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं या उसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरणों के माध्यम से हम इन्हें समझने की पूरी कोशिश किए थे, और जिन लोगों ने लेक्चर देखा होगा, सुना होगा, उन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो दोबारा जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसको। तो खासतौर से विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बतलाता है। विशेषण को समझने के क्रम में 2 शब्दों को और ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, जिसकी विशेषता
बतलाई जा रही हो वो विशेष्य कहा जाता है। कई बार एग्जाम में एक लाइनर सवाल में ये आ जाता है कि विशेष्य क्या होता है, मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो वो विशेष्य कहलाता है। खासतौर से अब किसकी विशेषता बतलाई जाएगी, चाहे वो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, इन्हीं दोनों का विशेषता बतलाया जा सकता है। दूसरा शब्द है प्रविशेषण। प्रविशेषण ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, खासतौर से आरओ के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो ध्यान में रखने की जरूरत है कि विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, लेकिन प्रविशेषण क्या होता है, इसमें प्र उपसर्ग लगा है। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय का भी एक वीडियो बनाया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा उसे। प्रविशेषण का मतलब होता है कि जो विशेषण की विशेषता बतलाया रहा है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला। आप ध्यान दीजिए, विशेष्य में किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, लेकिन प्रविशेषण में विशेषण की विशेषता बतलाई जाए। उदाहरण के माध्यम से जब मैं बताऊंगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा काला घोड़ा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए काला घोड़ा। तो आप देख रहे हैं कि काला शब्द जो विशेषण है, ठीक, और जो घोड़ा शब्द है ये क्या है, विशेष्य है, और ये संज्ञा भी है। तो आप समझ में आ गया होगा कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। अब प्रविशेषण पर बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा बहुत काला घोड़ा, ठीक, तो ये जो है ये प्रविशेषण है। बहुत शब्द जो आया है ये इस विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, खासतौर से अगर कपड़े की बात करें तो इसमें आप डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लैक, डार्क जो भी कलर होता है वो हल्का और गहरा, ये दो रंग का होता है। तो उसमें वो क्या है, जब आप बोलते हैं कि लाइट ब्लू चाहिए तो लाइट शब्द जो है वो प्रविशेषण है और ब्लू जो है वो विशेषण है, और जो कपड़ा है वो क्या है, विशेष्य है। तो ये समझने की जरूरत है। व्यवहारिक जीवन में लगातार हम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से आज हम उसको समझ गए होंगे कि कैसे हम दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उम्मीद है कि अब जब भी आप जाएंगे तो उसे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और ये उदाहरण, अब दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि जवान बड़े साहसी होते हैं, जवान बड़े साहसी होते हैं। ये उन जवानों की बात की जा रही है जो बॉर्डर पे होते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं। तो जवान यहाँ पर क्या हो गए, संज्ञा हो गए, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो गया। और बड़े साहसी, बड़े शब्द जो है प्रविशेषण है और साहसी क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो जवान की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो तो साहसी होते हैं, लेकिन जब बड़े शब्द लग गया है तो वो प्रविशेषण हो गया है। तो अब तीनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है। जब भी परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आएगा, खासतौर से आजकल परीक्षाएं पेपर ऐसे बन रहे हैं कि कई बार पारिभाषिक शब्दों को ही लिख दिया जाता है वाक्य में और पूछ लिया जाता है कि आप क्लियर हैं कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं कि जो विशेषण है उसके कुल कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद बतलाए गए हैं व्याकरण की किताबों में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से भेद हैं। भेदों की बात की जाए तो 4 भेद हैं, ठीक। कई बार सवाल पूछा जाता है कितने भेद हैं, विकल्प में दे देगा 3, 4, 5, 6, तो आपका आंसर जो होगा वो 4 होगा। तो पहला विशेषण जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सार्वनामिक विशेषण क्या है, ऐसा विशेषण जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बतला दिया है कि आप समझ में आ गया होगा। 3 पुरुषों की बात किया था, तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इन दोनों को छोड़कर, ध्यान रखने वाली बात यही है, इन दोनों को छोड़कर अन्य जितने भी सर्वनाम, अन्य सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूं। मैंने लिखा वह नौकर नहीं आया, ठीक है, वह नौकर नहीं आया। अब इसमें वह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। दूसरा अगर मैं उदाहरण दूं
यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। ठीक, तो यह शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान में रखने की जरूरत है वह और यह, और ये भी चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, निज में जिसमें कि अपने, आप, अपने लिए, अपने से, अपना, ये शब्द आ रहे थे तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत था। ठीक है, तो उनको छोड़कर अन्य सर्वनाम आए। आप जान रहे हैं कि वो शब्द जो है वो अन्य में आता है, यह भी अन्य में आता है, और वो संज्ञा के पहले आए तो वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं संज्ञा के पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। आप किताबों में पढ़ते हैं, कई बार चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, उम्मीद है कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम देखते हैं कि कौन सा है। दूसरा विशेषण है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि ऐसा विशेषण जिसमें गुण की प्रधानता हो। गुण मतलब जिसमें कि रंग, आकार, काल, ठीक है, काल हो गया। इसके अलावा इसमें बात की जाती है स्वभाव की। स्वभाव बहुत इसका लंबा चौड़ा प्रकार है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तुरंत पकड़ लेंगे कि ये गुणवाचक सर्वनाम है। सार्वनामिक में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन गुणवाचक को आप आसानी से पकड़ लेंगे। इसमें स्थान, ठीक है, इनके आधार पर, जैसे हो गया जितने भी सभी रंग हैं ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक सर्वनाम में। आकार जैसे कि गोला हो गया, वर्गाकार हो गया, ठीक है, इस तरीके से। काल जितने भी है वो प्राचीन काल, प्राचीन, वर्तमान, ठीक है, आधुनिक, जितने भी तरीके के कालों को बांटा गया है वो सारी इसमें आएंगे। स्वभाव जैसे हो गया शांत, क्रोधी, ठीक है, इस तरीके से अगर कहीं व्यक्त किया जाए तो वो गुणवाचक संज्ञा में आएगा। स्थान, स्थान में जैसे हो गया कि किसी का घर, आप बोलेंगे कि सड़क के बाहर, सड़क पर ही है या सड़क के अंदर है। कई बार होता है ना कि मार्केट में है कि मार्केट से बाहर है, तो उस चीज़ को बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। बाहर, अंदर, ठीक है, इस तरीके के चीज़ों को जो शब्द बतलाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। आप जब भी इसको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो इनका प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि काली गाय, तो ये जो काला शब्द है ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसी तरीके से अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये गुणवाचक भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम देखते हैं, जो कौन सा विशेषण है? तीसरा विशेषण है वो है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, इसमें भी ये पता चल रहा है कि संख्या का जरूर इसमें उल्लेख होगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, लेकिन संख्याओं को लेकर दो चीज़ें और ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ संख्याएं जो होती हैं वो निश्चित होती हैं, ठीक, और कुछ संख्याएं जो होती हैं अनिश्चित होती हैं। तो इस तरीके के अगर विशेषण का प्रयोग किया जाए तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने लिखा एक लड़का, 1, 2, 3, जो निश्चित हो, ठीक, और इसमें हो जाएगा कुछ, कोई, सब, ये सब क्या है? अनिश्चित में है। और संख्यावाचक में एक चीज़ और ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसके और भी भेद हैं, जिसमें कि एक होता है गणनावाचक, जिसे मैंने लिखा गणनावाचक, ठीक, तो इसमें संख्या आएगी 1, 2, 3, 4। क्रमवाचक, क्रमवाचक, इसमें क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो एक क्रमवाचक में आ गया। इसके बाद हम देखें आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, 5 गुना, ये क्या हो गया? आवृत्ति में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक, समुदायवाचक में क्या होगा? दोनों,
चारों ये समुदाय वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित अनिश्चित विशेषण भी हैं, जिसमें कि मैंने बताया 1 2 3 ये निश्चित संख्या की तरफ बताता है। अनिश्चित में निश्चित नहीं रहता है, जैसे बोल देगा कि कुछ का प्रयोग वहाँ पर हो जाएगा, कहीं पर कोई का प्रयोग होगा, कहीं पर सब का प्रयोग होगा। इनके अंतर्गत मैंने बताया कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जिनका मैंने उदाहरण भी बताया। जैसे अगर कोई क्लास में बैठा है तो कई बार टीचर्स बोलते हैं कि पहली लाइन में तीसरा लड़का, तो जो तीसरा शब्द प्रयोग हो रहा है वो यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। या फिर बोले कोई कहेगा कि मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं, तो ये जो 5 है वो क्या है, गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। और ये सब संख्यावाची विशेषण के एक तरीके से प्रकार हैं। तो उम्मीद है कि इस तरीके से अगर सवाल आएगा, पहला दूसरा कहीं लिखा हुआ है, दुगना तिगुना लिखा हुआ है, या फिर दोनों तीनों लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं चौथा विशेषण, जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाण, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर संख्यावाची प्रयुक्त होता है और कहाँ पर परिमाण। ध्यान में रखने की जरूरत है कि कई बार जल्दीबाजी में इसको परिणाम लिख दिया जाता है, लेकिन परिमाणवाचक, परिमाण माने भी होता है नाप तौल, ठीक है, या फिर मापन। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो तरल पदार्थ होते हैं उनको ध्यान में रखने की जरूरत है, उस ज़्यादातर ये आते हैं इसमें, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे मैंने लिखा कि कुछ लीटर पानी चाहिए, इसमें भी संख्यावाचक विशेषण के तरह ही निश्चित अनिश्चित संख्याएं आती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित संख्याएं आती हैं। खासतौर से अगर देखा जाए उदाहरण के माध्यम से, जैसे कुछ सेर गेहूं चाहिए। अब बहुत जो यंग बच्चे होंगे उनको सेर नहीं समझ में आ रहा होगा, ये भी एक इकाई है मापने की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केजी, कुछ केजी गेहूं चाहिए, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से लिखा जाए कि कुछ, यहाँ पर अगर लिख दिया जाएगा कि 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, निश्चित में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। तो परिमाणवाचक में क्या है कि नाप तौल की ज़्यादातर बातचीत की जाती है, उसमें अनाज भी आ जाएंगे, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ भी आ जाएंगे, तो वो परिमाण में आ जाएंगे। और जो संख्यावाची है वो अलग ढंग का है, जिसको कि मैंने बताया, ठीक है। तो उम्मीद है कि विशेषण आपको समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित परीक्षा में अगर किसी भी तरीके के सवाल आएंगे तो आप इसको हल कर लेंगे। खासतौर से विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण से संबंधित अगर कहीं से भी सवाल आएंगे तो निश्चित तौर पर आप इसको हल कर लेंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये टॉपिक आपको कितना अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के